12 मार्च 1923 दोपहर 1:28 मुंबई। शहर अपनी रफ्तार में दौड़ रहा था, लेकिन उसी पल एक ऐसा धमाका हुआ जिसने भारत की आत्मा को झकझोर दिया। धुएं, चीखों और बिखरे हुए मलबे के बीच एक नाम धीरे धीरे परछाइयों से निकलकर सामने आने लगा, दाऊद इब्राहिम। वह नाम जो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक ऐसे साम्राज्य की नींव था जो सरहदों, कानूनों और सरकारों से भी परे काम करता था। मुंबई की तंग गलियों से उठकर दुबई और फिर कराची तक फैलने वाला यह नेटवर्क किसी साधारण अपराधी की कहानी नहीं थी। यह एक ऐसे दिमाग की रचना थी जो हर चाल को शतरंज की तरह सोचता था। हर फोन कॉल, हर लेन देन, हर हत्या, सब कुछ एक अदृश्य जाल में बंधा हुआ था। भारत की खुफिया एजेंसियां वर्षों से इस जाल को तोड़ने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन हर बार वह और ज्यादा मजबूत होकर सामने आता। इस खेल में एक और नाम धीरे धीरे उभर रहा था, अजीत डोभाल, जिसकी रणनीतियां उतनी ही खामोश थीं जितनी खतरनाक। कराची की अंधेरी रातों में जहां हर गली में सन्नाटा और हर मोड़ पर शक था, वहीं कहीं इस साम्राज्य का केंद्र छिपा हुआ था। दाऊद का जीवन अब खुले में नहीं, बल्कि परछाइयों में बीतता था। उसकी सुरक्षा इतनी सख्त थी कि उसकी मौजूदगी सिर्फ अफवाहों में ही सुनाई देती। कहा जाता था कि उसके हर कदम से पहले उसकी परछाई भी जांच ली जाती थी। लेकिन इस खामोशी के पीछे एक डर भी था, एक ऐसा डर जो हर दिन उसे और ज्यादा छुपने पर मजबूर कर रहा था। भारत में खुफिया दफ्तरों के बंद कमरों में नक्शों और फाइलों के बीच एक अदृश्य युद्ध चल रहा था। यह युद्ध बंदूकों से नहीं, बल्कि जानकारी, धोखे और समय से लड़ा जा रहा था। हर एजेंट, हर सूत्र, हर मिशन एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था, उस नाम को खत्म करना जो दशकों से एक रहस्य बन चुका था। लेकिन इस कहानी का सबसे खतरनाक पहलू यह था कि दाऊद का साम्राज्य सिर्फ अपराध तक सीमित नहीं था। उसके तार राजनीति, व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क तक फैले हुए थे। हर देश में उसके लोग थे, हर सिस्टम में उसकी पहुंच थी। यही वजह थी कि उसे पकड़ना सिर्फ एक व्यक्ति को पकड़ना नहीं, बल्कि एक पूरे तंत्र को तोड़ना था। समय के साथ यह खेल और भी गहरा होता गया। हर नई जानकारी एक नए खतरे को जन्म देती और हर असफल कोशिश इस रहस्य को और मजबूत बना देती। लेकिन एक सवाल आज भी हवा में तैरता है, क्या दाऊद इब्राहिम सच में अभी भी जिंदा है, या वह सिर्फ एक ऐसा साया बन चुका है जिसे कोई छू नहीं सकता? 2000 का दशक, आधी रात, कराची के क्लिफ्टन क्षेत्र के पास। समुद्र की लहरें शांत थीं, लेकिन हवा में एक अजीब सा तनाव खुला हुआ था। उसी अंधेरे में कई परतों में छिपी सुरक्षा के बीच एक ऐसा ठिकाना मौजूद था जहां हर दीवार, हर दरवाजा और हर रास्ता एक रहस्य की तरह काम करता था। यही वह जगह मानी जाती थी जहां दाऊद इब्राहिम अपने सबसे विश्वसनीय लोगों के साथ दुनिया के नक्शे पर नई चालें चलता था। उसकी हर योजना में सिर्फ पैसे या ताकत का खेल नहीं, बल्कि डर का मनोविज्ञान छिपा होता था, जो उसके दुश्मनों को बिना लड़े ही कमजोर कर देता था। भारत में उसी समय खुफिया एजेंसियों के अंदर एक अलग ही हलचल थी। हर छोटी से छोटी जानकारी को जोड़कर एक ऐसा चित्र बनाने की कोशिश की जा रही थी जो सीधे कराची के उस साय तक पहुंचे। इस ऑपरेशन के केंद्र में एक ऐसा नाम था जो खुद कभी सामने नहीं आता, लेकिन उसकी हर चाल दुश्मन के लिए जाल बन जाती। अजीत डोभाल। उनकी रणनीति सीधी नहीं थी। यह एक लंबा खेल था जिसमें हर कदम सोच समझकर रखा जाता था और हर गलती की कीमत जानलेवा हो सकती थी। इस अदृश्य युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण हथियार थे अंदर के लोग, दाऊद के ही नेटवर्क के कुछ लोग, जो या तो डर से या लालच में धीरे धीरे भारत की खुफिया एजेंसियों के संपर्क में आ रहे थे। लेकिन यह खेल जितना आसान दिखता था, उतना ही खतरनाक भी था। एक छोटी सी गलती, एक गलत संकेत और पूरी चेन खत्म हो सकती थी। कई एजेंट बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए, जैसे वे कभी अस्तित्व में ही नहीं थे। दूसरी तरफ दाऊद का साम्राज्य अब सिर्फ हथियारों और ड्रग्स तक सीमित नहीं था। वह डिजिटल दुनिया में भी अपने पैर जमा चुका था। हवाला नेटवर्क, फर्जी कंपनियां और ऑनलाइन लेन देन के जरिए उसका पैसा दुनिया भर में घूम रहा था। यह एक ऐसा जाल था जिसे तोड़ना सिर्फ तकनीकी नहीं, बल्कि मानसिक युद्ध भी बन चुका था। कराची की उन्हीं अंधेरी गलियों में एक अफवाह बार बार जन्म लेती और खत्म हो जाती कि दाऊद अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी सुरक्षा बढ़ती जा रही थी,
लेकिन उसके दायरे सिमटते जा रहे थे। हर नया दिन उसके लिए एक नए खतरे का संकेत लेकर आता। उसे अब अपने ही लोगों पर शक होने लगा था, और यही शक उसके साम्राज्य की सबसे बड़ी कमजोरी बनता जा रहा था। भारत के खुफिया दफ्तरों में एक नई योजना आकार ले रही थी। यह योजना सीधी टक्कर की नहीं, बल्कि भीतर से इस नेटवर्क को तोड़ने की थी। हर कड़ी को धीरे धीरे कमजोर करना, हर रास्ते को बंद करना, और आखिर में उस साए को अकेला छोड़ देना जो वर्षों से कानून और न्याय के बीच खड़ा था। लेकिन इस खेल में सबसे बड़ा सवाल अब भी वही था। क्या यह सिर्फ एक अपराधी को पकड़ने की कहानी है, या यह एक ऐसे सिस्टम के खिलाफ जंग है जो हर बार एक नए चेहरे के साथ वापस आ जाता है? और अगर दाऊद गिर भी जाता है तो क्या उसका साम्राज्य सच में खत्म हो जाएगा, या फिर किसी और नाम के साथ फिर से जन्म लेगा? 2010 शाम 7:45, दुबई का एक सुनसान इलाका। कांच की ऊंची इमारतों के बीच एक ऐसी खामोशी पसरी थी जो किसी बड़े तूफान से पहले आती है। इसी शहर ने कभी दाऊद इब्राहिम को शरण दी थी, लेकिन अब वही जगह उसके साम्राज्य के बिखरने की गवाही देने लगी थी। अंतर्राष्ट्रीय दबाव, बदलती राजनीतिक परिस्थितियां और खुफिया एजेंसियों की लगातार नजर, इन सब ने उसके नेटवर्क की जड़ों को हिलाना शुरू कर दिया था। भारत में फाइलों और स्क्रीन के बीच बैठकर हर डिजिटल सिग्नल को ट्रैक किया जा रहा था। हवाला के पुराने रास्ते अब सुरक्षित नहीं रहे थे, और हर संदिग्ध ट्रांजैक्शन एक नए सुराग में बदल रहा था। इस पूरे ऑपरेशन की दिशा तय करने वाला नाम अब भी वही था, अजीत डोभाल। उनकी रणनीति अब और ज्यादा आक्रामक हो चुकी थी, लेकिन यह आक्रामकता शोर में नहीं, बल्कि सटीकता में दिखाई देती थी। हर कदम एक सटीक वार की तरह था जो सीधे दाऊद के नेटवर्क के कमजोर हिस्सों पर पड़ता था। कराची के अंदर हालात बदलने लगे थे। जिन लोगों पर दाऊद ने वर्षों तक भरोसा किया, वही अब उसके लिए खतरा बनते जा रहे थे। कुछ लोग पकड़े गए, कुछ ने खुद को बचाने के लिए राज उगल दिए, और कुछ ऐसे भी थे जो अचानक गायब हो गए। ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे थे जहां हर व्यक्ति खुद को सुरक्षित रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। यही वह बिंदु था जहां साम्राज्य बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से टूटने लगता है। इस बीच एक और परत सामने आई, राजनीतिक संबंधों की। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दाऊद का नाम बार बार उठने लगा। दबाव बढ़ता गया, और उसके ठिकानों की जानकारी अब सिर्फ अफवाह नहीं रही। हर देश अपने स्तर पर कार्रवाई कर रहा था, और धीरे धीरे वह घेरा सख्त होता जा रहा था जिसमें दाऊद वर्षों से बचता आया था। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे रहस्यमय हिस्सा अब भी अनसुलझा था। कुछ रिपोर्ट्स यह संकेत देने लगीं कि दाऊद अब सार्वजनिक रूप से कहीं भी नजर नहीं आता। उसकी आवाज तक सुनाई देना बंद हो गई थी। आदेश अब सीधे नहीं, बल्कि कई परतों के जरिए पहुंचते थे, जैसे वह खुद एक परछाई में बदल चुका हो। भारत के खुफिया तंत्र के लिए यह एक नई चुनौती थी। जब दुश्मन सामने हो तो रणनीति स्पष्ट होती है, लेकिन जब वह सिर्फ एक साया बन जाए तो हर कदम अनिश्चित हो जाता है। फिर भी लक्ष्य वही था, उस साए को खत्म करना जिसने दशकों तक डर और अपराध का साम्राज्य खड़ा किया। समय आगे बढ़ता गया, लेकिन यह कहानी किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंची।